अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए कि 14 अगस्त की छुट्टी गुजर गई है और अब जो आगे दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और उनमें बड़ी तेज़ी से आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। और ये जो काम होने जा रहे हैं अब इसके हवाले से दोनों तरफ, यानी जो इमरान खान साहब के हवाले से पॉजिटिव खबरें देते हैं सोर्सेज, उनकी तरफ से भी बड़ी तहलका ख़ेज़ खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं या उनके बिल्कुल माउथ पीस समझे जाते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बस दोनों तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि रंदा फिर रहा है। अब रंदा किस पे फिर रहा है और किस पे नहीं फिर रहा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसके हवाले से तफसीली जायज़ा लेंगे। कुछ आज बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अरशद नदीम के लिए फ़ाइनली आज ऐलान कर दिया है इनाम का। और जब अरशद नदीम के हवाले से तो खैर आप ख़बरें देखते ही रहें, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब और केपी के हवाले से आज ख़ास तौर पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि मैं जैसे कि आपको पता ही है कि एक ट्रिप पे हूँ, अपनी फैमिली टूर पे हूँ, फैमिली ट्रिप है हमारी। और यहाँ पर हम जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से हम और भी बड़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो इसके हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। आज मरीम नवाज़ साहिबा फिर से बड़ी ख़बरों में रही हैं और उन्होंने आज क्या कारनामा अंजाम दिया उसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा अहम केसेस की समातें भी होने जा रही हैं, उसके हवाले से भी कुछ आपको अपडेट करेंगे। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जी आज जो आगे का मंजरनामा है उसके हवाले से, क्योंकि 14 अगस्त को जो एक हमने देखा कि इमरान खान साहब ने फिर से एक ट्रेलर दिखा दिया, एक फिर से अपनी पावर शो कर दी है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं? इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि पीटीआई तो ये शो कर रही है कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार करने से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो उनके फ़ायदे के लिए अब कोई काम कर रहे थे और ना ही बराह रास्त उनके साथ कोई राब्ते में थे। और वो ये कहते हैं कि जी ये इदारे का अंदरूनी मामला है, इदारा जाने जो मर्ज़ी करें उनके साथ, हमारा क्या लेना देना। दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़रा और हुकूमती सहाफ़ी हैं वो इस हद तक कहते हैं कि जैसे पीटीआई को तो चला ही जनरल फैज़ हमीद रहे थे अभी तक। और उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से तो जैसे सब कुछ टूट कर रह गया पीटीआई का। और जनाब जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अब उनके बाद मज़ीद गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं और उसके बाद फिर ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी और मज़ीद सख्ती होगी। कुछ इंदिया दे रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल होंगे उनके, उन्हें मिलिट्री तहवील में दे दिया जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी आगे आप देखेंगे कि आप पीटीआई का हाल क्या होगा, क्योंकि बेसिकली जो सपोर्ट उन्हें मिल रही थी जनरल फैज़ हमीद से वो अब ख़त्म हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें। दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो हम देखते हैं उसमें इंटरेस्टिंगली ये पता चलता है कि जी इमरान खान साहब के मामला तो तकरीबन तय हो चुके हैं। दिसंबर में जो है वो नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सितंबर या अक्टूबर में आप एक नई निगरान हुकूमत देख लेंगे और उसके बाद जो है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी वो लोग इसी तरह पर उम्मीद हैं कि सितंबर या अगस्त के एंड में नहीं तो सितंबर में तो उनकी जो रिहाई है वो लाजमी हो जाएगी। तो दोनों तरफ के सहाफ़ी बड़े ही वसूख से ये ख़बरें देते हैं कि क्या आइंदा 1-2 महीने में बिल्कुल सियासी मंजरनामा चेंज होने वाला है। एक को लगता है कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी पीटीआई, इमरान खान साहब का पत्ता साफ़ हो जाएगा, और दूसरों को लगता है कि बाकी सबका पत्ता साफ़ हो जाएगा और इमरान खान साहब प्रिवेल कर रहे होंगे। मेरी ज़ाती राय में इस बात का इम्कान मौजूद है बिल्कुल कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो सितंबर में हो भी सकती है। उसकी वजह ये है कि अब केसेस में फ़िलहाल नज़र ये आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा देर फंसाया नहीं जा सकेगा, स्पेशली जहां हम बात करते हैं कि अदलिया जब स्टैंड ले रही है। अब आप देखिए कि उनका जो तोशा खाना वाला केस नया बनाया था वो भी तकरीबन ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उड़ने वाला है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर गिरफ्तारी ही इस वजह से हुई थी कि उसकी गिरफ्तारी रोकने के हवाले से उनके जो नोटिस जारी हुए थे उनके हवाले से समाअतें ही नहीं करने दी थी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। और ये मामला उन्होंने जो कि मई में समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी वो इतना लटकाया कि अक्टूबर तक उसकी अगली तारीख दी थी। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा है कि जी उनकी तारीख को आगे करने के बजाय पीछे कर दिया गया, यानी आज के दिन उनकी समाअत होनी है
15 अगस्त को। और अब आमिर फ़ारूक साहब ख़ुद ये समाअत नहीं कर रहे हैं, बल्कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस को सुनेंगे। तो इसलिए भी बहुत इस बात का इम्कान है कि इमरान खान साहब की ये जो नया तोशाखाना केस बनाने की कोशिश है, उससे तो वैसे भी जान छूट जाएगी। जहाँ तक अलकादिर की सज़ा का ताल्लुक है, अगर वो अलकादिर की सज़ा हो जाती है तो फिर थोड़ा सा टाइम मज़ीद एक 2 महीने का लग सकता है, क्योंकि वो फिर अपील होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर आगे उसकी सज़ा मुअत्तली तक इमरान खान साहब को जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही जो इमरान खान साहब को जेल में रख सके। और मैं ये भी बता दूं कि अगर उससे पहले ही नैब तरामीम केस का फ़ैसला आ जाता है और अगर नैब तरामीम बरकरार रहती हैं, तो उस सूरत में भी अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए टेक्निकली अगर देखा जाए, लीगली देखा जाए, तो खान साहब को शायद बहुत ज़्यादा अरसा जेल में ना रखा जा सके, बज़ाहिर ऐसा लगता है। बाकी जो हुकूमत की तब्दीली है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर अभी काफ़ी मेरा ख़्याल है कि मैं बहुत जल्दी शायद यकीन नहीं कर सकती कि 1-2 महीने में बिल्कुल हुकूमत भी फ़ारिग हो जाएगी, नया सेटअप भी आ जाएगा। इन बातों में मुझे बहरहाल अभी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा मामला इतनी तेज़ी से बदलता हुआ। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज सहाफ़ी फ़खर रहमान हैं, जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी ये ख़बर ब्रेक की गई है, जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि जी मामला तय पा गए हैं। और वो कोई ऐसे सहाफ़ी नहीं है जिनको आप ये कह सकें कि जी ये बड़े कोई प्रो PTI सहाफ़ी हैं या उस तरह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। और उन्होंने ये बताया है कि उनके सोर्सेज के मुताबिक मामला तय पा गए इमरान खान साहब से, और ये जो मामला तय पाए हैं, ये कोई डील नहीं है। बात सिर्फ इस हद तक है कि सबको पता ये चल गया है कि हुकूमत चल नहीं पा रही है, मईशत के मैदान में बुरी तरह से नाकामी हुई है, जिसके बाद अब इस सेटअप को मज़ीद कंटिन्यू रखना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए इस बुनियाद के ऊपर, यानी ये अपनी हुकूमत की जो डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर ये फ़ैसला हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान की मोहब्बत में कुछ ऐसा फ़ैसला हो रहा है या इमरान खान साहब से कोई डील हो गई है तो फ़ैसला हो रहा है। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और उन्होंने भी ये खबर दी है कि ये चीज़ें आगे होती हुई हमें नज़र आएंगी। दूसरा, जो हुकूमत के प्रो सहाफ़ी हैं, वो तो हर चीज़ जनरल फैज़ हमीद पर डाले चले जा रहे हैं। अब 9 मई भी उन्होंने किया, जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत भी वही करवाना चाहते थे, धरने भी वही करवा रहे थे, प्रोटेस्ट भी वही। वो तो ऐसे उन्होंने समझ लिया है कि जनरल फैज़ हमीद ना हो गए कोई मंदिर का घंटा हो गया है कि हर कोई आता जाता बजाता जाए। कोई भी केस है, अब कहीं पे कोई भी वाक़या हुआ है, वो भी डालते चले जाओ, उसके पीछे भी फैज़ हमीद थे, उसके पीछे भी फैज़ हमीद थे। तो इनका पता नहीं ये फैज़ हमीद वाला फोबिया कब उतरेगा। हालांकि ये अपनी ही जो फैज़ हमीद साहब के ऊपर एलिगेशंस हैं, उनको गलत भी साबित करते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनका नैरेटिव तो हमेशा ये था कि जनरल फैज़ हमीद PTI को सपोर्ट करते हैं। और अब जो ये पिछली बातें सारी खोल के खुद ही अपनी डील की हकीकतें बता रहे हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, चाहे सेनेटर इरफान सिद्दीकी हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, जितने भी ये लीगी रहनुमा हैं, ये खुद आके अब बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद तो ये कह रहे थे, जनरल फैज़ हमीद तो ये बता रहे थे। आज तो जुल्फ़ी बुखारी ने भी ये इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे और जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया था। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता ही रही हूँ कि जनरल फैज़ हमीद, इसका मतलब है कि PMLN के साथ कहीं ना कहीं डील तो कर रहे थे। और आप मुनाफिकत देखिए PMLN की, कि एक तरफ उनके साथ मामला तय कर रहे थे, इवन ये कंसिडर कर रहे थे कि उन्हें बना दिया जाए आर्मी चीफ, और दूसरी तरफ PTI पर ये इल्ज़ाम धर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद तो बेसिकली उनको सपोर्ट करते हैं और उनके हक़ में PMLN को हमेशा विक्टिमाइज़ करते रहे। तो ये डबल गेम जो थी वो जारी रही PMLN की तरफ से। अब बहुत से लोग ये खबरें दे रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में चूँकि अदलिया भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही और किसी तरह उसका पार्ट बनी, तो अब चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं, जो एक्स चीफ जस्टिस हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी खबरें उड़ाई जा रही हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये खबर मार्केट में है कि साकिब निसार के ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है। और उनके ऊपर तो आपको पता है वैसे ही मियाँ साहब को बड़ा गिला है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पनामा वाला केस था वो साकिब निसार साहब ने खुद सुना भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये लगता है कि जो उसका पीछे पूरा मास्टरमाइंड थे वो साकिब निसार साहब थे। और उनके बारे में आपको पता ही है कि हमेशा ही PMLN तनकीद करती रही है। तो बहरहाल जी, ये सारी जो चीज़ें हैं अब आपको बड़ी तेज़ी से क्लियर होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि अब दिन ऐसे रह नहीं गए हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा डिले करें। 19 अगस्त को ट्राइब्यूनल्स के हवाले से भी पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो
ट्राइब्यूनल्स के ऊपर मुशावरत करनी थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, वो हो गई, लेकिन उन्होंने उनको तब्दील नहीं किया। तो अब ये जवाब जो है ये जमा करा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब 19 अगस्त को 5 रुकनी बेंच है जिसको काजी साहब खुद हेड कर रहे हैं, तो वो अब इसका फैसला करेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से ट्राइब्यूनल चेंज करेगा या फिर अब उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा। बज़ाहिर उस बेंच में जितने भी लोग हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं, ये लोग जो हैं वो काजी साहब को ही हमेशा हमने देखा है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू के करीब होते हैं। जो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आमतौर पर जस्टिस अकील अब्बासी का आ सकता है जो इस बेंच का हिस्सा हैं। तो बहरहाल बज़ाहिर लग रहा है कि इस केस में कोई इतना होपफुल नहीं है फैसला पीटीआई के हक़ में। और जो इमरान खान साहब अब नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, उनकी भी वजह यही है कि इमरान खान साहब को आइडिया हो रहा है कि जितने घपले किए जा चुके हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप देख लें, फिर अभी जो 3 रिकाउंटिंग की नशिस्तें थी वो PMLN को दी गई। अब अगर ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के ही लगाए जाएंगे तो उस सूरत में तो फिर इसका मतलब आप भूल जाएं कि हल्के खुलेंगे या कोई सीटें वापस मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें भांपते हुए इमरान खान साहब अब नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि पिछले इलेक्शन से अब कुछ मिलना नहीं है शायद। उस तरह से जो एक होप थी कि शायद कोई मैंडेट वापस होगा वो शायद अब नज़र आ रहा है कि नहीं हो पाएगा। इसलिए इमरान खान साहब अभी से नए इलेक्शन की बात आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं, जो इससे पहले हमें वो करते हुए नज़र नहीं आते थे, बल्कि वो मैंडेट वापसी की बात करते थे। तो देखते हैं आगे इस सिलसिले में भी क्या होता है। इसके बाद जी कुछ दो वज़राए आला की बात हो जाए। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बार बार तनकीद हो रही थी कि उन्होंने अरशद नदीम के लिए क्यों कोई इनाम अनाउंस नहीं किया। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए का इनाम जो है वो अनाउंस किया है। और मज़े की बात यह है कि जहाँ कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है, कोई 15 करोड़ दे रहा है, वहाँ पे अली अमीन सिर्फ 50 लाख दे रहे हैं। लेकिन वो 50 लाख बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरा ख्याल है बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो मैं बार बार पहले कहती रही हूँ कि बेसिकली तो आप पंजाब हुकूमत से पैसे लेकर आप अनाउंस कर रहे हैं, जितने भी आप इनामात नवाज रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा हों और बाकी जो अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया तो उन्होंने गवर्नमेंट के ख़जाने से दिया। तो कहने का मकसद ये है कि भाई उसके ऊपर आप तशहीरी मुहिम अपनी चला रहे हैं, जैसे आपने बड़ा कोई कारनामा कर दिया इतने पैसे दे के, भाई आपने कौन सा जेब से दिए। तो अली अमीन ने आज यही एग्जैक्टली बात की है। उन्होंने कहा है कि जी मैं 50 लाख दे रहा हूँ, अगरचे ये कम अमाउंट है लेकिन ये मेरी ज़ाती जेब में से मैं दे रहा हूँ, ये मैं KP हुकूमत के ख़जाने से नहीं दे रहा, क्योंकि वो अवाम का पैसा है, वो सिर्फ अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए ख़र्च होगा। जहाँ तक अगर मुझे किसी की कोई परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ, तो वो मैं फिर अपने ज़ाती ख़र्चे से, अपनी ज़ाती जेब से उसको इनकरेज कर सकता हूँ और उसके लिए खुश होकर कोई इनाम का ऐलान कर सकता हूँ। और वो उन्होंने 50 लाख रुपए दिए हैं। तो यही वो चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात कर रही थी कि भाई आप कितनी अगर अमीर कबीर हैं, आप लोग इतनी जायदाद हैं तो अपनी ज़ाती जेब से दें ना। आप आवाम के पैसों से निकाल के दे रहे हैं और फिर उसके ऊपर ज़ाती तशहीर भी कर रहे हैं कि हमने बड़ा कारनामा कर दिया, देखें जी हमने इतने करोड़ दे दिए, अली अमीन ने कितने करोड़ दिए। और जो उस दिन मरियम साहिबा बात कर रही थी, मुझे उनकी कुछ एक लाइन याद रह गई कि जहाँ पर पंजाब ख़त्म होता है और जहाँ पर KP शुरू होता है, ऐसे लगता है कि जहाँ पंजाब ख़त्म हुआ है वहाँ तरक्की ख़त्म हो गई है और KP शुरू होता है और तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। ये उनके अल्फाज थे इसी तरह का मुबेश। तो मैं तो ख़ुद चूँकि KP में अब विज़िट भी कर रही हूँ, देख भी रही हूँ लोगों को और उनके जज्बात भी देख रही हूँ और उनके हालात भी देख रही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी मरीम नवाज़ के इस तबसरे और तज्ज़िये से इत्तेफाक नहीं करती। हकीकत ये है कि मुझे आके KP में ये महसूस हुआ कि सही मानों में अगर कुछ लोग आज़ाद हैं तो वो शायद इसी सूबे में हैं, जहाँ पर आप चाहे अपोजिशन के भी हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से आप नारा लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी पार्टी का झंडा लेकर निकल सकते हैं। वो अलग बात है कि इतनी सपोर्ट नहीं है अपोजिशन की बाकी जमातों की वहाँ पर, लेकिन पाबंदी नहीं है हुकूमत की तरफ से और कोई खौफ का माहौल नहीं है यहाँ पर कि जी अगर आपने ये नारा लगा दिया या ये झंडा ले के आप बाहर निकल आए या कोई 10 लोग खड़े हो गए या कोई जलसा हो गया या कोई कॉर्नर मीटिंग हो गई तो कोई पुलिस आ जाएगी, कोई डंडे मारेगी। तो ऐसी कोई चीज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आती। मैं लाहौर में रहती हूँ और पंजाब में रहते हुए मुझे पता है कि आप नहीं ये सोच सकते कि आप PTI का झंडा लेकर बाहर निकलें और आपके जहन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि जी कोई ना कोई पुलिस वाला रोकेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो मरियम साहिबा इस हवाले से KP बहुत बेहतर है पंजाब से कि वहाँ पर इस तरह का कोई खौफ का माहौल नहीं है।
आप तरक्की की बात करती हैं, यहाँ के लोग सादा हैं, ये बात दुरुस्त है। और बहुत सारे यहाँ पर रोड्स ऐसे भी हैं जो कि मैं सोच रही थी कि ये बनने चाहिए थे, अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसके बावजूद भी नहीं बने हुए। तो वहाँ पे भी आप लोगों की जो वफाकी हुकूमत है उसी की नालायकियाँ नज़र आती हैं, जिन्होंने फ़ंड्स रोके हुए हैं और जो NHA के ज़ेरे इंतज़ाम आती हैं और वहाँ पर वो रोड्स जो हैं वो तामीर नहीं किए जा रहे। बाकी जहाँ तक आप मकामी पुलिस के कल्चर की बात करें वो बहुत बेहतर नज़र आता है। और उसके साथ साथ जो सपोर्ट है एक मैसिव PTI की, वो आपको एक बहरहाल बज़ाहिर मतलब उसमें तो कोई है ही नहीं, आपको दो राय होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी की कोई गलत फहमी है तो टोटली दिल से निकाल दे। मतलब आज तो मैं सारा दिन तकरीबन रोड पे थी और मैं ये देख के हैरान थी कि हर दूसरी बाइक ने PTI का झंडा, इमरान खान का झंडा, तस्वीर या कौमी परचम के साथ साथ लेके निकले हुए हैं, किसी गाड़ी पे हैं, किसी बाइक पे हैं, कुछ हैं। तो बेहद मुझे हर जगह PTI के झंडे जो थे वो नज़र आए, हर स्टॉल पर PTI के झंडे और कौमी परचम साथ साथ नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप सोच सकते हैं कि जी यहाँ पर ऐसा है, पंजाब में आप इस तरह की चीज़ सोच ही नहीं सकते। तो ये वाली सूरत हाल है। तो बहरहाल होनी चाहिए इम्प्रूवमेंट्स की, यहाँ पे भी बहुत गुंजाइश है। ये नहीं है कि बहुत हर चीज़ आइडियल होती है, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि जो सबसे आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कि जहाँ पर आपको एक सेटिस्फेक्शन तो हो कि आप आज़ाद हैं, आप महफूज हैं। आपको ये ना लग रहा हो कि आप कुछ लिखेंगे और पुलिस बाहर आ जाएगी कि जनाब आपने ये मैसेज क्यों कर दिया, ट्विटर पे ये पोस्ट क्यों कर दी। आपको ये ख़तरा ना हो कि जी आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो आपके ऊपर जो हैं वो प्रेशर्स आएंगे, या आपको ये महसूस ना हो कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं तो चलें जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो अपनी एक तरफ बात रख देती हूँ, लेकिन आम लोग अगर इस तरह से अपने आप को फ़ील करें कि जी हम अपनी मर्ज़ी से किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर बाकी आप कौन सी तरक्कियों की बात कर रहे हैं जब आप बुनियादी चीज़ें इंसानों को फराहम नहीं कर सकते, बुनियादी इंसानी हुकूक और आज़ादियाँ आप उनको नहीं दे सकते, और वो भी कब, आज़ादी वाले दिन। अब ख़ुद मरीम नवाज़ के कारनामे क्या हैं वो तो आपने आज सारा दिन देखा ही होगा कि क्या हालात थे। आज अल्लामा इकबाल के मज़ार पर मैडम हाज़िर हुई हैं और वहाँ पर जो मेहमानों की किताब होती है उसके अंदर तासुरात लिखा करते हैं आमतौर पर जो भी गेस्ट आए वहाँ पर फातिहा खानी के बाद। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वैसे जो बना रहा था बंदा वीडियो, उस पर भी आफरीन है कि उसने उसको इतना जूम इन करके दिखाया करीब से कि मोहतरमा लिख क्या रही हैं, और आप हैरान हो जाते हैं देखकर कि आप वज़ीर आला हैं और ये पंजाब के 12-13 करोड़ अवाम की किस्मत है कि उनको इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो उस्मान बुज़दार हों, चाहे वो मरीम नवाज़ हों, या और भी इसी तरह के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। यानी यही किस्मत रह गई है इन लोगों की कि जो ढंग से एक लाइन नहीं लिख सकते, जिनको ये नहीं पता कि इस मकसद के ऊपर या इस दिन के ऊपर या इस शख्सियत से मुतल्लिक आपको 4 लाइनें लिखनी पड़ जाएं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैंने लिखना क्या। आप हैंड राइटिंग देखें, उससे बेहतर आप, मेरा ख्याल है कि मेरी जो 2 क्लास की बच्ची है उसकी हैंड राइटिंग ज़्यादा पुख्ता है, और आप जो मेरी 4 क्लास की बच्ची है वो ज़्यादा अच्छी लाइंस, पूरा सफ़ा लिख सकती है 14 अगस्त के मज़मून पर या अल्लामा इकबाल के बारे में या जेनेरिक आप जो भी अपने तासुरात देना चाहें कि आप वहाँ पर गए, आपने फातिहा खानी की, तो आप किस अज़्म का इजहार कर रहे हैं, कुछ भी जो आप लिखना चाहें, या जो आप जिस शख्सियत की लिए फातिहा खानी करके आए हैं उसके बारे में उसको खराज तहसीन या खराज अक़ीदत पेश करना चाहें। तो ये फ़र्क होता है कि जब आप सिर्फ़ अपने नाम के साथ अपने वालिद का नाम जोड़कर और फिर आसान रास्ता अपना कर किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, जब आपके अंदर काबिलियत ना हो कि आप 4 लफ्ज़ ढंग से नहीं लिख सकते। हाँ, आप बहुत ज़्यादा इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोई इमरान खान के बारे में लिखना होता तो फिर मरीम शायद पूरा रजिस्टर भर देती, गालियाँ लिख के, बदतमीज़ी के अल्फाज लिख के, कुछ ना कुछ लिख के, क्योंकि हमेशा हमने तो जलसों में यही सुना, उनकी लंबी लंबी तकरीरें इसी बात पे शुरू होती हैं, इसी बात पे ख़त्म होती थी, तो यही कुछ उन्हें बोलना आता है। वरना जहाँ कोई दानिश्वरी की 4 बातें करनी पड़ जाएं तो वहाँ पर मोहतरमा बिल्कुल गुम हो जाती हैं कि उन्होंने कहना क्या है, गुमसुम बैठी होती कि कुछ जुमले ही नहीं बन रहे होते, कोई रब्त ही नहीं होता। और आज भी यही सूरत हाल थी कि कोई रब्त नहीं, और बार बार पेन कभी कंफ्यूज हो के इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है। जितनी मेहनत नेल पॉलिश लगाने में की थी, अगर उतनी मेहनत अच्छे से इस बात पे सोच लिया होता कि जाके लिखना क्या है,
तो मेरा ख्याल है काफ़ी एम्बेरसमेंट से बचा जा सकता था। आज हर कोई इस बात पे एम्बेरस कर रहा था। तो ये हमारे लिए भी अलमिया है कि ऐसे लोग हमारे हुक्मरान हैं, अब इनके ऊपर क्या कह सकते हैं। और फिर ये बात करते हैं जी हमारा विज़न। तो ये विज़न देंगे कौम को? जो आज तक इकबाल का विज़न नहीं समझ सके, ये विज़न क्या देंगे कौम को? और क्या इनके पीछे जो है इन किसी के इन्हें चलना है या क्या इनका नज़रिया होना है? तो ये जी सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।